वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेठ स्टडी पॉइंट बाय गिरीश चंद्र सेठ। आज का टॉपिक है चित्रकला, मतलब चित्रों के हिसाब से कला, चित्रों की कला, मतलब जिसमें विचार या भाव की अभिव्यक्ति चित्रों के माध्यम से की जाती हो, अर्थात पेंट के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करना चित्रकला कहलाता। आइए वीडियो शुरू करते हैं। चित्रकला क्या है? मनुष्य द्वारा वर्णों, रंगों और रेखाओं के माध्यम से विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति चित्रकला है। मतलब जो मनुष्य पहले लिखाई पढ़ाई नहीं जानता था, तो वो अपनी अभिव्यक्ति वर्णों, रंगों और रेखाओं के माध्यम से अपने विचार और भावों की अभिव्यक्ति करता था। इसके विकास का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो इस चित्रकला के विकास का प्रमाण भारतीय साहित्य से मिलता है। जैसे वात्स्यायन की रचना है कामसूत्र, उससे चित्रकला के विकास का प्रमाण मिलता है। उपाली की रचना है विनय पिटक, उससे अभिव्यक्ति और भावों के और विचारों की मिलती है। विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस, उससे व्यक्ति के विचार और भावों की अभिव्यक्ति मिलती है। विष्णु धर्मेंद्र पुराण में भी एक अध्याय चित्रकला के नाम से अंकित है, जो चित्रकला के विकास को दर्शाता है। व्यवहारिक स्तर पर भारत में चित्रकला का विकास सर्वप्रथम सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल के उच्च पुरापाषाण काल में दिखाई देना प्रारंभ हुआ। उस समय भारतीय चित्रकला की विशेषताएं क्या थीं? धार्मिक प्रभाव था उन पर। जैसे मनुष्य ने कल्पना के माध्यम से अपनी उन जो कल्पना थी उसके माध्यम से ईश्वर को मानवीकृत करके चित्रकला की वैसे वस्तु बना दिया। मानव के रूप में उसको उत्कीर्ण करके या चित्रकला के रूप में दर्शाकर उसको चित्रकला की विषय वस्तु बना दिया। कल्पनाशीलता, मानव ने कल्पनाशीलता के कारण, उसकी जो कल्पनाएं थी उसके कारण ईश्वर को वृक्ष, पशु, पक्षी और मानव आकृति के रूप में चित्रकला के माध्यम से अभिव्यक्त किया। उस समय जो मनुष्य की कल्पना थी कि ईश्वर क्या है, वृक्ष, पशु, पक्षी, जो हमें, ये मतलब मानव को, जो हमें कुछ देते हैं, जिनसे हमारा जीवन चलता है, तो वही ईश्वर हैं, वही देवता हैं। तो उनकी आकृति बना करके चित्रकला के माध्यम से अपनी कल्पना को अभिव्यक्त किया। आदर्शवाद, भारतीय चित्रकला में यथार्थवाद के स्थान पर आदर्शवाद को अधिक महत्व दिया गया है। जैसे प्रेम को आदर्श रूप में अभिव्यक्त करना और राजा के आदर्श चित्र का प्रदर्शन करना। नेक्स्ट है प्रतीकात्मकता, मतलब भारतीय चित्रकला में प्रतीकात्मकता ज़्यादा दिखाई देती है क्योंकि यह एक सजीव प्रमाण है। जैसे चंद्रमा और डमरू का संबंध शंकर जी से है। शंकर जी को प्रतीकात्मक रूप में दर्शाने के लिए चंद्रमा और डमरू का साथ में उसका चित्र बनाया। मोर के पंख का संबंध, मतलब मोर के पंख को प्रतीक के रूप में श्री कृष्ण से चित्रकला में लगा दिया, ताकि मोर के पंख को देखते ही श्री कृष्ण से उसका प्रतीक बने और उसको तुरंत समझ जाए कि श्री कृष्ण से संबंधित है। प्रकृति चित्रण, चित्रकला के माध्यम से मनुष्य का पर्यावरण के साथ गहरा संबंध है। पर्यावरण के साथ भी चित्रकला का संबंध है, क्योंकि चित्रकला में क्या क्या दर्शाया उस समय? वृक्ष दर्शाए,
पशु पक्षी दर्शाए एवं वनस्पति के साथ साथ मानव संबंधों के समन्वय को भी दर्शाया गया है। प्रकृति वृक्ष हैं, तो वृक्ष हमें देते हैं इसलिए प्रकृति से संबंधित है। पशु पक्षी हमें कुछ न कुछ देते हैं इसलिए वो प्रकृति से संबंधित। और वनस्पति है जो दर्शाए चित्रकला में, उनको मानव संबंधों के समन्वय को आपस के इनका संबंध आपस में मानव और वृक्ष, मानव और पशु पक्षी, मानव और वनस्पति का क्या संबंध है, इसलिए उसे दर्शाया गया। नाम विहीनता, प्राचीन काल के चित्र का नाम विहीन है, नाम नहीं दिया गया है कोई, केवल चित्र कल्पना और धार्मिक और आदर्शवाद के आधार पर, प्रतीक के आधार पर केवल चित्र ही बनाए गए। क्योंकि लिपि नहीं थी, कोई भाषा नहीं थी उस समय, जो थी वो उस अभी तक पढ़ नहीं सके हैं, तो उस चित्रकला के माध्यम से उनको दर्शाया गया चित्रों को, उस पर कोई नाम नहीं दिया गया। लेकिन अकबर के समय तक, मुगल काल तक आते आते छाया चित्रों पर चित्रकार का हस्ताक्षर होने लगा। चित्रकार अपना नाम उस पर अंकित करने लगे तथा वर्तमान में भी चित्रकला हस्ताक्षर युक्त पाई जाती है। वर्तमान समय में भी चित्रकला के नीचे चित्रकार अपने हस्ताक्षर कर देता है। भारतीय चित्रकला का विकास कैसे दर्शाई देता है? तो भारत में चित्रकला का विकास सर्वप्रथम उच्च पुरापाषाण काल में प्रारंभ हुआ दिखाई देता है, जिसे हम प्रागैतिहासिक काल मानते हैं। इस काल में लिपि और भाषा का विकास नहीं था, और अगर था तो वो पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक, इसलिए लिपि भाषा के विकास को नहीं मानते हैं। जब पढ़ लिया जाएगा तब लिपि एवं भाषा का विकास बताया जाएगा, जिसके कारण मनुष्य ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति पत्थरों पर चित्रकला के माध्यम से अभिव्यक्त की। पहले व्यक्ति गुफाओं में रहता था तो अधिकतर पत्थर हुआ करते थे, तो अपनी अभिव्यक्ति वो चित्रकला के माध्यम से पत्थरों पर करता था। उच्च पुरापाषाण काल में चित्रकला का विस्तार कैसे हुआ है? भीमबेटका की गुफाएं हैं। भीमबेटका की गुफा है मध्य प्रदेश में, जो रायसेन जिला पड़ता है। उसमें B.S. बाकड़कर नाम के खोजकर्ता हुए, उन्होंने भीमबेटका की गुफाओं की चित्रकारी को खोजा था। मिर्जापुर है उत्तर प्रदेश में, तो विंध्य क्षेत्र में, विंध्य पहाड़ियों में वो चित्रकला दिखाई दी है। इसी प्रकार दक्षिण भारत में महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में शुतुरमुर्ग के अंडे पर चित्रकारी हुई पाई गई है। ऐसी कुर्नूल जिला है आंध्र प्रदेश का, जिसमें मृच्छतला चिंतानुगामी साइड में चित्रकला का देखने को मिला। चित्रकला के संसाधन क्या क्या थे उसमें? चूंकि मनुष्य कम पढ़ा लिखा था, संसाधन नहीं थे, तो तक्षणा एक पत्थर का ही हथियार हुआ करता था उनको, तो दीवार को तराश कर उन्होंने चित्रकला बनाई। बेधनी, ये भी पत्थर का ही औजार हुआ करता था, तो इससे चित्रकला को उन्होंने बनाया। इसी प्रकार के पत्थरों के औजारों से उन्होंने रेखाओं का प्रयोग दर्शाया है चित्रकला में। आड़ी तिरछी रेखाएं बनी हुई मिलती हैं। उस समय के रंग के लिए उन्होंने कौन कौन से रंग प्रयोग किए? तो उस समय रंग गेरुआ रंग था, जो कि वृक्षों वगैरह से और वस्तुओं वगैरह से निकाला जाता था। प्राकृतिक रंग थे गेरुआ, सफ़ेद, काला और हरा। ये रंग अधिकतर प्रयोग में लाए गए पाए जाते हैं। चित्रकला की विषय वस्तु क्या थी? चित्रकला की विषय वस्तु उस समय की जो थी वो शिकार, अधिकतर शिकार, राजा के द्वारा शिकार, धनाढ्य व्यक्तियों के द्वारा शिकार, शिकारी व्यक्तियों द्वारा शिकार के चित्रों को दर्शाया गया है। तो विषय वस्तु उस समय की अधिकतर शिकार की है। मानव प्रकृति संबंध, तो जैसे वृक्षों पर पशु पक्षियों का और मानव के बीच क्या संबंध है,
तो उस संबंध से उसी अपनी भावना को उन्होंने दर्शाया है और उसी के अनुसार मानव प्रकृति संबंधी उन्होंने चित्रकारी की है। उसके बाद उच्च पुरापाषाण काल के बाद मध्य पाषाण कालीन में चित्रकला का और विकास हुआ, जो कि भीमबेटका गुफा उत्तर मध्य प्रदेश में की गुफाओं में देखने को मिलता है। इसके अलावा सोहागी घाट मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, चकिया जो बेलन घाटी में है उत्तर प्रदेश में है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है, वहाँ भी चित्रकारी देखने को मिलती है। शाहाबाद क्षेत्र है, ये बिहार का क्षेत्र है, वहाँ भी चित्रकारी देखने को मिली है। इस प्रकार मध्य पाषाणकालीन चित्रकला जो है देखने को यहाँ मिली है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उस समय की विशेषताएं क्या थी चित्रकला की? तो मध्य पाषाण काल के अधिकतम चित्र जो थे वो शिकार से संबंधित थे और शिकार पर ही आधारित हुए पाए गए हैं। जो चित्र मिले हैं मध्य पाषाण काल के वो अधिकतम चित्र जो हैं वो शिकार पर आधारित पाए गए हैं। चित्रों में पशु पक्षियों का अंकन है, मतलब चित्र जो है वो पशुओं और पक्षियों के अधिकतर बने हुए पाए गए हैं। आखेटक के संसाधन से ही चित्र बनाए गए हैं, जो उन्हें संसाधनों को दिखाया गया है जो कि शिकार में उस समय प्रयोग हुआ करते थे। या जादू टोना के चित्र बनाए गए हैं जो कि उस समय के व्यक्ति जादू टोना के लिए प्रयुक्त किया करते थे, तो उन्हीं प्रकार के चित्र उस समय दर्शाए गए हैं। रंगों के रूप में अधिकतर सफेद रंग, लाल रंग, हरा रंग और काले रंग का उपयोग चित्रकारी किए जाने में उपयोग किया गया है। इन चित्रों में जो चित्र उस समय बनाए गए हैं उन चित्रों में मानव प्रकृति संबंधों को अधिकतर दर्शाया गया है। तो उच्च पुरापाषाण काल के चित्रकारी के संबंध में आपने अभी तक पढ़ा। उसके बाद मध्य पाषाण काल के अधिकतम चित्रों के संबंध में आपने जानकारी हासिल की। अब आइए सिंधु घाटी की चित्रकला के संबंध में। पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बाद व्यक्ति जो था उस समय का धीरे धीरे समझदार हुआ, एक जगह रहने लगा, समूहों में निवास करने लगा, तो उसके चित्रकला में भी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आया। सिंधु घाटी की चित्रकला जो थी, सिंधु सभ्यता के समय की चित्रकला, उनके मृदभांड मतलब बर्तन और मोहरें जो व्यापार के लिए प्रयोग की जाती थी, मोहरें बनती थी मिट्टी की या सेलकड़ी की। उस समय की मोहरा और बर्तन और मृदभांड पर अधिकतर देखने को चित्रकारी मिली है। जो पाई गई है चित्रकारी वो मृदभांड, बर्तन और मोहरों पर पाई गई है अभी तक। सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रकला जो है वो गुहा चित्रकला से निकलकर, गुहा चित्रकला मतलब गुफाओं में जो चित्रकला बनी हुई थी वहां से निकलकर अब व्यक्ति द्वारा उपयोग किए गए संसाधनों पर दिखाई देने लगी थी। पहले गुफाओं में चित्रकला, चूंकि गुफाओं में व्यक्ति रहता था, शिकार वगैरह करके अपना पेट पालन करता था, लेकिन अब व्यक्ति समझदार होने लगा, एक जगह मिलकर रहने लगा, समाज के रूप में अपने अपने मकान बनाने लगा, तो वहाँ से चित्रकला निकलकर, गुफाओं से चित्रकला निकलकर अब जो व्यक्ति उपयोग करता था मृदभांड, बर्तन आदि और मोहरें आदि जो उपयोग किए जाते थे संसाधन, उस पर अब चित्रकारी उस समय के व्यक्तियों की दिखाई देने लगी। उस समय सिंधु घाटी की चित्रकला की विशेषताएं क्या क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की चित्रकला में लाल तथा काले रंग का उपयोग अधिक हुआ पाया गया है। जो वस्तुएं और जो मृदभांड, जो बर्तन पाए गए हैं उनमें चित्रकला की चित्रकारी जो है वो लाल और काले रंग से की हुई मानी गई है, पाई गई है। चित्रकला अधिकतम पात्रों और मृदभांडों पर प्राप्त होती है। जो पात्र हुआ करते थे
सजावट के या प्रयोग के और मृदभांड जो बर्तनों के रूप में प्रयोग होते थे, चित्रकला अधिकतर उन पर ही अभी तक पाई गई है। चित्रकला के रूप में पशु पक्षी जानवर और वनस्पतियों के चित्र अधिकतर बने हुए पाए गए हैं, जैसे पीपल के चित्र, खजूर के चित्र, हिरण के चित्र, बेल के चित्र, मछली के चित्र और मगरमच्छ आदि के चित्र अधिकतर पाए गए हैं उनकी चित्रकला में। चित्रकला में मानव प्रकृति का आंतरिक संबंध दर्शाया गया, मतलब चित्रकला में उस समय जो है मनुष्य पेड़, मनुष्य पक्षी, मनुष्य फल, मनुष्य वृक्ष, मनुष्य बैल प्रयोग करता था, बैल, मनुष्य शिकार करके मछली लाता था, मछली और मनुष्य, मगरमच्छ आदि जो पाए जाते थे उस समय, उनके आंतरिक संबंध के बीच के संबंध में चित्रकारी की गई है। उस समय मोहरें जो प्रयोग की जाती थी वो क्या थे, उन पर क्या चित्र थे, तो मोहरों पर एक श्रृंगी चित्र पशु का चित्र था, उसके एक सींग हुआ करता था, तो एक श्रृंगी पशु का चित्र अधिकतर मोहरों पर पाया जाता है। पीपल और बैल मतलब वृषभ के चित्र भी अधिकतर मोहरों पर पाए गए। अधिकतर जो चित्रांकन हुआ था वो पीपल का पेड़ का, गौरैया का, एक श्रृंगी पशु का अधिकतर ये पाए गए। मोहरें जो उस समय की प्रयोग में लाई जाती थी वो सेल कड़ी से बनी हुई पाई जाती थी। उस समय सेल कड़ी का जानकारी उस समय के व्यक्तियों को हो गई थी, तो सेल कड़ी से उस समय की मोहरें अधिकतर बनी हुई पाई गई हैं। मोहरें जो हैं वो व्यापार के लिए उपयोग में लाई जाती थी। आदान प्रदान जो हुआ करता था सामान का और व्यापार के संबंध में जो भी वस्तुएं होती थी उनका, उसमें मोहरें आदान प्रदान के रूप में दी जाती थी, वही उपयोग में लाई जाती थी, तो उन्हीं के संबंध में मोहरें बनाई गई। मोहरों का आकार अधिकतर वर्गाकार, चौकोर मतलब आयताकार और बेलनाकार हुआ करता था। उस समय की जो मोहरें थी सिंधु घाटी की, तो उस समय की मोहरों को आकार वर्गाकार, आयताकार और बेलनाकार होता था, तो उसी प्रकार की चित्रकारी बनी हुई पाई गई है। इस प्रकार आपने उच्च पुरापाषाण काल की, मध्य पाषाण काल की और सिंधु घाटी की चित्रकला के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई है। आगे की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे की वैदिक काल की और उसके उपरांत की चित्रकला के संबंध में आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे। ये जानकारी, ये जो दी गई है इस वीडियो में, उसका संकलन और इसका एक जगह होना अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो आप इसको लाइक कीजिए, अधिक से अधिक साथियों में और पढ़ाई करने वालों में इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अच्छी लगी हो तो, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।